वेलकम टू ध्रुव अकेडमी। स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में जो हमारे सिंधु घाटी सभ्यता थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। उसके जितने भी केंद्र थे, आपको बताया था कि 100 से ज़्यादा केंद्र उसके अभी तक खोजे जा चुके हैं। उसमें से हमने जो है कुछ 10 या 11 इंपॉर्टेंट जो थे उसके जो केंद्र हमने डिस्कस किए थे, और कुछ और क्वेश्चन थे वो भी हमने डिस्कस किए थे। उसमें आपने देखा था कि हड़प्पा जो है पहला केंद्र था, मोहनजोदड़ो जो है वो कैपिटल सिटी थी, राजधानी शहर था। और भी देखा आपने उसमें कि ग्रेट ग्रेनरी मिली, बहुत बड़ा नागार मिला, ग्रेट बाथरूम मिला, नटराजा मिला, डांसिंग गर्ल मिली जिसको देवदासी बोलते हैं, त्रिभंगा मुद्रा में वो डांस कर रही थी। तो स्टूडेंट्स, हमने उसमें पढ़ा था कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो 2500 से लेके 1750 बीसी तक जो है उसका टाइम पीरियड रहा है, समय रहा है। तो अब 1750 के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसका टाइम पीरियड वहीं तक है? तो ऐसा हुआ कि बोला जाता है कि 1750 के दौर में कुछ ऐसी थ्योरीज आई कि उस टाइम में कोई सूखा पड़ा, कोई बाढ़ आई। कुछ लोग बोलते हैं, कुछ साइंटिस्ट, कुछ स्कॉलर्स बोलते हैं कि बाहर से कोई लोग आए, उनका आक्रमण हुआ और उनकी लड़ाई हुई, जिस वजह से जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कोलैप्स हो गई, खत्म हो गई। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्या हुआ, कौन लोग आए। उसमें से अगर हम बात करें कि तो सबसे एक्सेप्टेड जो थ्योरी है कि कैसे वो डिक्लाइन हुए होंगे, तो वो है कि जो इवेंट ऑफ आर्यन, आर्यनों का आगमन, आर्यन जो है, आर्यन लोग जो हैं वो भारत में एंटर कर गए। तो उनके एंटर करने से जो है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो डिक्लाइन कर गई। तो हुआ ऐसा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका समय हमने पढ़ा 2500 से 1750 तक। तो 1750 से अगर वो डिक्लाइन होने लगी तो 1500 बीसी में आते आते वो पूरी तरह से डिक्लाइन हो गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1500 से लेके आगे तक फिर आर्यन का जो है समय चला। तो अब हम देखेंगे इस लेक्चर में कि जो आर्यंस हैं उसके बारे में क्या क्या है। उसको जो है वैदिक काल बोला जाता है, फिर उसको डिवाइड किया जाता है, अर्ली वैदिक, लेटर वैदिक, वो हम सब कुछ देखेंगे। तो हम देखेंगे इसमें कि आर्यन जो है वो कुछ वेद भी लिखते हैं। आपको पता है कि हमारे जो है 4 वेद हैं, ऐसा है। तो फिर हम देखेंगे कि इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। मैक्सिमम पेपर में इससे क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और ये इंपॉर्टेंट हमारा जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। इसमें स्टूडेंट्स को जो है जनरली बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि इसमें है क्या, वेद के बारे में पता नहीं लगता, फिर उपनिषद लिखे गए। तो हम इसको थोड़ा सिंपली करके पढ़ेंगे, समझेंगे इसकी आउटलाइनिंग कि ये है क्या। तो स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको बताया कि जो ये है, जो हमारा आज का चैप्टर है, ये है वैदिक काल। वैदिक काल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस समय पे वेदों की रचना की गई, तो इस वजह से इसको बोलते हैं वैदिक काल। और इसका जो टाइम पीरियड रहेगा, समय रहेगा, वो रहेगा 1500 बीसी से लेके 500 बीसी तक। अब जैसा कि आपको बताया गया कि वैदिक काल के जो लोग थे वो आर्यंस थे, तो इस वजह से जो है इस काल को आर्यन काल भी बोला जाता है, आर्यन पीरियड भी बोला जाता है। अब बात करते हैं, अगर हमने बोला कि ये लोग आर्यंस थे तो इसके पीछे थ्योरीज आई कि इनके आने की वजह से जो है सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। तो ये लोग कौन थे, कहां से आए थे? अब हम देखते हैं कि ये लोग कौन थे, कहां से आए थे। तो इसके पीछे आर्यंस कहां से आए थे, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज दी गई हैं, नंबर ऑफ थ्योरीज दी गई हैं स्कॉलर्स के द्वारा। तो हम इसमें से जो है 4 जो थ्योरीज हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनती हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो देखेंगे। तो सबसे पहली जो थ्योरी हमारी वो है सेंट्रल एशियन थ्योरी। सेंट्रल मतलब मध्य, एशियन मतलब एशिया जो हमारा महाद्वीप है, मतलब मध्य एशिया थ्योरी। अगली बात करते हैं हम आर्कटिक रीजन। आपको पता है हमारा आर्कटिक रीजन है, जो अगर हम वर्ल्ड का मैप ड्रॉ करें तो हमारा ऊपर वाला जो रीजन है वो आर्कटिक रीजन है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट थ्योरी की। वो थ्योरी है तिब्बत थ्योरी, मतलब तिब्बत की थ्योरी है, जो तिब्बत का कुछ लेट किया गया है इसमें। नेक्स्ट हमारी थ्योरी है इंडियन थ्योरी। तो स्टूडेंट्स, डिफरेंट स्कॉलर ने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दी, उसमें से ये 4 हम पढ़ेंगे। अब इन चार थ्योरीज में अलग अलग अपने विचार रखे गए, अलग अलग पॉइंट्स रखे गए। तो हम देखेंगे कि क्या क्या रखा गया। तो जो ये थ्योरी है ये हम सबसे लास्ट में करेंगे, इससे पहले हम बाकी 3 थ्योरीज पे आते हैं। तो पहली थ्योरी है आर्कटिक रीजन थ्योरी, मतलब कि आर्कटिक रीजन से वो लोग आए हुए थे। और ये जो थ्योरी थी हमारी, ये दी थी डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक जी क्या बोलते हैं कि आर्यन ने वेदों की रचना की। अब आर्यन से वेदों की रचना की तो उसका मतलब उन्होंने वेदों में कुछ लिखा होगा। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने एक पॉइंट पकड़ा वेदों से कि वेदों में ऐसा कहा गया है कुछ कि
धरती पे ऐसा भी कोई कोना है जहां पे 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। अब हम अगर बात करें कि 6 महीने और 6 महीने दिन और 6 महीने रात कहाँ होती है, तो हमारी वो पोल्स में होती है। तो गंगाधर तिलक जी ने उसी के बेस पे बोल दिया कि ये लोग जो है आर्कटिक रीजन से आए हुए थे। अब बाल गंगाधर तिलक जी ने अगर ये थ्योरी जो कहीं तो उन्होंने लिखी होगी, ये तो उन्होंने ये थ्योरी लिख दी। आर्कटिक होम इन वेदास नामक एक उन्होंने बुक लिखी, आर्कटिक होम इन वेदास हिस्ट्री की एक बुक लिखी उन्होंने, उसमें उन्होंने मेंशन कर दिया कि ये लोग जो हैं आर्कटिक रीजन से आए हुए थे। अब बात करते हैं तिब्बत थ्योरी की। तो दयानंद सरस्वती जी ने एक थ्योरी दे दी जिसका नाम है तिब्बत थ्योरी। दयानंद सरस्वती जी क्या बोलते हैं? दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि इन लोगों ने जिस फ्लोरा फौना का, मतलब जो भी हमारी नेचर है, जो भी हमारे जानवर है हमारे अराउंड में, इन्होंने वेदों में इन लोगों ने जिस चीज का वर्णन किया है वैसी वैसी चीजें जो है हमें तिब्बत में मिलती हैं। तो उन्होंने उसी बेस पे बोल दिया कि ये लोग अवश्य ही तिब्बत से आए होंगे, क्योंकि वैसी वैसी चीजें जो है तिब्बत में पाई जाती हैं। अब बात करते हैं इंडियन थ्योरी की। तो इंडियन थ्योरी जो है संपूर्ण चंद जी ने दी, और इन्होंने बोला कि ऐसी चीजें जिनके बारे में बात की जाती है, ऐसी चीजें तो हमारे देश में पाई जाती हैं, तो वो बोलते हैं कि ये लोग यहीं के थे, ये कहीं बाहर से नहीं आए थे। अब बहुत सारी थ्योरीज दी, हम 4 की बात करेंगे यहाँ पे सिर्फ। अब ये 3 थ्योरीज हमने अभी तक पढ़ ली, हम बात करेंगे सेंट्रल एशियन थ्योरी की। ये वो थ्योरी है जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, जिसको सबसे ज्यादा माना जाता है। अगर पेपर में आपको क्वेश्चन आता है कि बताओ सबसे ज्यादा माने जाने वाली थ्योरी जो वैदिक काल को जो है बताती है, आर्यंस के बारे में बताती है, तो वो आंसर रहेगा सेंट्रल एशियन थ्योरी। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो सेंट्रल एशियन जो थ्योरी है, मध्य एशिया की जो थ्योरी है, वो दी है मैक्स मूलर, जो है एक स्कॉलर थे जर्मनी से। ठीक है, तो मैक्स मूलर जो जर्मनी से थे, उन्होंने बोला कि ये लोग जो हैं सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। अब अगर उन्होंने ऐसा बोला कि वो लोग सेंट्रल एशिया से आए हुए थे, तो उन्होंने भी कोई पॉइंट लिया होगा जिसके बेस पे वो बता रहे हैं कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए हुए हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि अगर हम, ईरान की एक बुक है जेंडोवस्ता, वो वहां की हॉली बुक है, उन्होंने बोला कि अगर हम जेंडोवस्ता और अपने वेदों को कंपेयर करते हैं, उनकी तुलना करते हैं, तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो कि सिमिलर मिलते हैं, मतलब एक जैसे लगते हैं हमें जेंडोवस्ता और वेदास के। जैसे कि अगर बात की जाए तो वो बोलते हैं कि जो जेंडोवस्ता है, ईरान की जो हॉली बुक है, जेंडोवस्ता में कुछ ऐसे शब्द लिखे गए जो हमारे यहाँ पे भी यूज होते हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं वैदिक काल में कि आर्यज आए और वो लोग जो हैं सप्त सिंधु रीजन में बस गए, मतलब 7 नदियों का जो एरिया था उसमें बस गए। जिस रीजन को हम सप्त सिंधु बोलते हैं, सप्त सिंधु, उसी रीजन को जो है कुछ ऐसा ही वर्ड यूज किया गया है जेंडोवस्ता में, उन्होंने उसको बोला है हेप्टा हिंदू। तो अगर आज भी कंपैरिजन किया जाए तो हमारा जो श होता है उसको जो ईरान के लोग हैं वो ह पढ़ते हैं, ह की तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो हम बोलते हैं सप्ता सिंधु और वो बोल रहे हैं हेप्टा हिंदू। तो इससे भी पता लगता है कि वो लोग जो हैं उसी रीजन के लोग जो हैं रहे होंगे। ठीक है, अब हम इसमें और बात करते हैं। तो जो हमारे मैक्स मूलर जी हैं, उन्होंने बोला कि वो लोग जो है सेंट्रल एशिया वाले रीजन में रहते थे और वहां से वो लोग जो है माइग्रेट होने लगे और जो है ईरान से होते हुए जो है वो भारत में एंटर हो गए। और इसी का वर्णन जो है ईरान की हॉली बुक जेंडोवस्ता में मिलता है। अब बात करते हैं कि अगर हमने इन 4 थ्योरीज को पढ़ लिया तो इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी बनते हैं। एक क्वेश्चन जो एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है, वो क्वेश्चन है कि बताओ रिटर्न ऑफ आर्यंस जो बुक है, पुस्तक है, किताब है, वो किसने लिखी है? तो हमारे एक स्कॉलर हुए भगवान दास गिदवानी, उन्होंने एक बुक लिखी रिटर्न ऑफ आर्यंस। एक बुक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आर्कटिक होम इन वेदा जो नामक जो पुस्तक है, किताब है, वो किसने लिखी है? वो लिखी है बाल गंगाधर तिलक जी ने। अब स्टूडेंट हम इसके बाद बात करेंगे इसकी कि वो लोग यहाँ आए तो कैसे कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या क्या किया, यहाँ पे कौन कौन सी किताबें लिखी, कौन कौन से वेद लिखे। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे हमारी नेक्स्ट जो। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं आगे आर्यंस के बारे में, फिर से कंटिन्यू करते हैं हम इसको आगे कुछ।
तो स्टूडेंट्स अगर बात की जाए कि अभी तक हमने बात की सेंट्रल एशियन थ्योरी की, जो मैक्स मूलर जी ने दी, जो जर्मनी के स्कॉलर थे, उन्होंने बोला कि ये लोग सेंट्रल एशिया से आए हुए थे और ईरान के थ्रू जो है इंडिया में एंटर किए, भारत में एंटर किए वो लोग। तो कुछ और हमें जो मतलब कुछ और एविडेंस मिलते हैं, वो क्या है कि बग्सकोई शिलालेख है तुर्की में। एज इट इज ए क्वेश्चन है कि बग्सकोई शिलालेख कहाँ पे है, वो तुर्की में है। वहां पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि इंद्र और वरुण देवता लिखे गए हैं उस शिलालेख में। तो हम जैसे जैसे आगे देखते हैं कि आगे वेदों की रचना करते हैं, तो वहां पे वो देवताओं के नाम लिखते हैं, इंद्र और वरुण का बहुत ही जिक्र करते हैं और बहुत ही बार उनको लिखा जाता है इंद्र और वरुण को। तो इससे भी हमें पता लगता है कि वो लोग उधर से आए होंगे, ईरान वाले रीजन से आए होंगे। अब बात करते हैं जो हम पहले कर चुके हैं कि जेंदोवेस्ता जो ईरान की हॉली बुक है, वहां से भी हमें पता चलता है, जब हम कंपेयर करते हैं कि सप्त सिंधु और हेप्टा सिंधु कंपैरिजन करते हैं कि वो लोग जो हैं उधर से आए होंगे, सेंट्रल एशिया से जो है वो आए होंगे। अब बात करते हैं कि वो लोग कहाँ से आए थे। तो अगर हम बात करें कि मध्य एशिया में कैस्पियन सी है हमारा, सेंट्रल एशिया में कैस्पियन सी है, वो लोग वहां से माइग्रेट करना शुरू किए। तो बोलते हैं कि उस समय में क्या हुआ कि जो कैस्पियन सी का रीजन है हमारा, वहां पे जो है सूखा पड़ा होगा, कोई कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी आई होगी, तो उस वजह से उन लोगों को वहां पे सरवाइव करना, रहना मुश्किल हो गया होगा। तो उन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए, तो वो लोग वहां से माइग्रेट करना शुरू किए, इधर उधर फैलना शुरू किए, और वो ईरान से होते हुए जो है भारत में एंटर हो गए। अब अगर वो ईरान से होते हुए भारत में एंटर हुए, तो वो कहां से एंटर हुए, ये क्वेश्चन बनता है पेपर में कई बार। तो हमारी जो है हिंद कुश पहाड़ है, हमारे हिंद कुश माउंटेन्स हैं, ये कहाँ हैं? अगर हम बात करें कि हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं इंडिया की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो वो उधर से होते हुए हमारे हिंद कुश जो पहाड़ हैं वो तजाकिस्तान तक चले जाते हैं। ऐसे साइड में जो है, भारत के साइड में जो है ऐसे हिंद कुश माउंटेन्स बन जाते हैं। अब अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ जो आर्यंस हैं वो भारत में एंटर कहां से हुए, तो वो हुए हिंदकुश पहाड़, हिंदकुश माउंटेन से। अगर पूछा जाए कि कौन से जो है वो दर्रे से जो है वो भारत में एंटर हुए, तो वो दर्रा है खाइबर पास, खाइबर दर्रा, खाइबर खाइबर दर्रा। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछ लिया जाता है कि कौन से दर्रे से आए, तो खाइबर दर्रा। अब अगर हमने बात की कि वो आर्यन लोग थे वो वहां से आए, तो वो लोग अगर वहां से आए तो वो क्यों आए होंगे? तो वो लोग जो थे वो चरवाहे थे, और वो जो है नोमैडिक नोमैडिक कल्चर था उनका, मतलब वो खाना बदोश थे। वो यहाँ वहां जो है फिरते रहते थे घास की तलाश में, क्योंकि वो लोग जो है जानवर पालते थे, तो उनको जो है उनके जानवरों के लिए खाना चाहिए था। तो वो लोग जो है वो भारत में एंटर हो गए। अब बात करते हैं कि अगर वो लोग जो है खाइबर पास से एंटर हुए, भारत में, इंडिया में एंटर हो गए, तो वो कहाँ रहने लगे, कैसे कैसे रहने लगे? तो उन्होंने क्या किया कि जैसे वो हिंदुकुश पहाड़ से खाइबर पास से होते हुए भारत में एंटर हुए, तो वो जो हमारा पंजाब वाला रीजन है, मतलब जो पाकिस्तान पंजाब है हमारा, उसमें जो है वो एंटर हो गए और वहां पे वो रहने लगे। और उस रीजन को उन्होंने बोला सप्त सिंधु रीजन, मतलब 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको बोला जाता है सप्त सिंधु रीजन, जिसको जो है ईरान की हॉली बुक में, जैनोवेस्ता में जो बोला गया है हेप्टा सिंधु बोला गया है। अब अगर वो सप्त सिंधु रीजन में रहने लगे, तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि बताओ वो कौन कौन सी नदियां थी जो सप्त सिंधु में आती हैं। तो आपने क्या करना है कि इन नदियों को एज इट इज इस कोड के थ्रू जो है याद रखना है। तो ये कोड क्या है? S3V²AP। अब देखते हैं आगे। अगर S का जो है क्यूब है तो मतलब S 3 बार है, तो पहली नदी जो है वो हमारी है सिंधु, ठीक है, जिसको अब हम बोलते हैं इंग्लिश में, जिसको जो बोला जाता है इंडस बोला जाता है। तो लोग जो है इंडस नदी को जो है सिंधु कह के पुकारते थे। दूसरी जो नदी है हमारी वो है सरस्वती, जो कि अब जो अगर उस नदी की बात की जाए तो वो डिसअपियर हो चुकी है, बोला जाता है कि जमीन में काफी नीचे तक जा चुकी है, उसके ऊपर बहुत सारी जो है खोज चल रही है हमारी। उसके बाद बात करते हैं हम सतुद्री। अब बात करते हैं सतुद्री नदी। तो ये नदी जो है, सतुद्री नदी जो है, ये जो है तिब्बत से निकलती है और हिमाचल से होते हुए पंजाब पाकिस्तान से होते हुए बहती है। सतुद्री जो है सतलुज नदी का जो है वैदिक नाम है। ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं ये सब वैदिक नाम हैं, ठीक है। तो ये हो गया सतुद्री, जो सतलुज नदी का वैदिक नाम है। अब अगली नदी की बात कर रहे हैं हम V², मतलब एक 2 बार V। अब पहली नदी है हमारी बितासा। बितासा नदी जो है वो झेलम नदी का जो वैदिक नाम है वो है बितासा। उसके बाद अगली जो हमारी नदी है वो है बिपाशा। तो ब्यास नदी है जो हिमाचल से निकलती है और पंजाब में एंटर कर जाती है,
वो नदी है विपाशा, जो कि व्यास का वैदिक नाम है। उसके बाद हमारी अगली नदी है ए से अश्कनी। ये नदी भी जो है हिमाचल से निकलती है और जम्मू कश्मीर में जो है एंटर कर जाती है। इस चिनाब का जो वैदिक नाम है वो है अश्कनी। उसके बाद हम अगली नदी की बात करते हैं, हमारी पुरुषनी, जो कि रावी नदी का जो है वैदिक नाम है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताओ कि व्यास नदी का जो है वैदिक नाम क्या है, तो वो नाम है विपाशा। अगर कोई स्टूडेंट हिमाचल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहां ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो मैक्सिमम नदियां हैं, इसमें से जो मैक्सिमम नदियां हिमाचल से निकल के आती हैं, तो वहां पे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि बताओ वैदिक नाम क्या है, फिर उसके बाद संस्कृत नाम इनके पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये लोग जो है खैबर पास से एंटर हुए और जो है वो लोग सप्त सिंधु रीजन में रहने लगे। अब स्टूडेंट्स, ये बात है शुरू के समय की, जब वो लोग भारत में एंटर होते हैं और सप्त सिंधु रीजन में रहने लगते हैं। इस फेज को बोला जाता है अर्ली वैदिक एज, मतलब पूर्व वैदिक काल जो है उसको जो है अर्ली वैदिक एज कहते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये लोग यहाँ पे सेटल हो गए, रहने लगे, तो उन्होंने थोड़ा आगे इंडिया में मूव करना शुरू किया और वो लोग जो है लेटर वैदिक एज में, मतलब जो बाद का जो हमारा वैदिक एज है उसमें जो है ये लोग जो है गंगा यमुना भूखंड तक पहुंच गए। गंगा यमुना द्वाब है हमारा, जो वहां तक पहुंच गए। स्टूडेंट, जो इन्होंने जो है शुरू में जब ये लोग हमारे खैबर पास से होते हुए सप्त सिंधु रीजन में आए, तो इन्होंने यहाँ पे कुछ खेती करना शुरू किया, कुछ इस प्रकार से। तो इन्होंने जब जमीन को साफ किया होगा, खेती के लायक बनाया होगा, अपने खेत बनाए होंगे, तो इन्होंने जो है स्टार्टिंग में इस वाले फेज में जो है इन्होंने जो जमीन को साफ किया, तो इन्होंने आग से साफ किया। अगर हम बात करें लेटर वैदिक एज की, तो इन्होंने यहां पे जो है लोहे से साफ किया। ठीक है, तो इन्होंने जो लेटर वैदिक एज में जो है अपने खेत, जो जब ये गंगा यमुना द्वार में पहुंचेंगे, वहां भी बहुत सारे जंगल थे, उनको काटा होगा, तो लोहे से जो है उन्होंने उन जंगलों को काटा था। तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि जो लोहे की खोज हुई थी वो लेटर वैदिक एज में हुई थी हमारी, मतलब 1000 बीसी के दौरान जो है हमारी लोहे की खोज बताई जाती है। तभी इन लोगों ने जो है लोहे से जो है गंगा यमुना द्वार को जो है साफ किया होगा। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि लोहा तो हम लोग बोलते हैं, रिसेंट में लोहा बोला जाता है, तो ये लोग जो है लोहे को क्या बोलते थे? तो ये लोग जो है लोहे को कृष्ण आयास बोलते थे। कृष्ण आयास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बताओ वैदिक काल के जो लोग थे, आर्यन जो लोग थे, वो लोहे को क्या बोलते थे? तो वो लोग जो है लोहे को कृष्ण आयास बोल के पुकारते थे, कृष्ण आयास कहते थे। अब स्टूडेंट, इसके बाद हम बात करेंगे, हमने बात की कि ये लोग जो आर्यन जो लोग हैं ये इन्होंने वेदों की रचना की। तो अगर बात करें कि इन्होंने जो है 4 वेदों की रचना की, जो स्टार्टिंग का फेज है वो अर्ली वैदिक कहलाता है और जो बाद का जो हमारा फेज है वो लेटर वैदिक फेज कहलाता है। तो अर्ली वैदिक एज में इन्होंने एक जो हमारा वेद है उसकी रचना की, जिसे हम कहते हैं ऋग्वेद, और जो बाकी 3 वेद है तो उनकी जो उन्होंने रचना की वो लेटर वैदिक एज में की। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो अर्ली वैदिक में जो है उन्होंने ऋग्वेद लिखा, उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि जो हमारा वेद वर्ड है वो कहां से निकला। तो जो हमारा वेद वर्ड है वो एक वर्ड है विद, वहां से ये वर्ड ड्राइव हुआ है। तो विद का मतलब होता है टू नॉलेज, मतलब किसी चीज के बारे में ज्ञान एकत्रित करना, वो वर्ड होता है विद, वहां से बन गया ये वेदा। अब स्टूडेंट, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि जो वेद हैं वो 4 हैं, और वो जो वेद है पहले हमारा अगर पूछा जाए कि सबसे ओल्ड वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है, और वो पूर्व काल में लिखा गया, जिसको हम अर्ली वैदिक एज बोलते हैं। उसमें हमारा एक वेद लिखा गया और वो वेद था ऋग्वेद। फिर उसके बाद हमारी लेटर वैदिक एज चली, उत्तर जो हमारा वैदिक काल था, उसमें जो हमारे 3 वेद लिखे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब इनके टाइम पीरियड की बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि जो हमारा जो आर्यन एज है, जो हमारी वैदिक एज है, वो 1500 से लेके 500 बीसी तक है। तो अगर अर्ली वैदिक एज की बात करें, 1500 से लेके 1000 तक का, 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है उसको बोलते हैं अर्ली वैदिक एज, जिसमें जो है ऋग्वेद लिखा गया है।
अब बात करते हैं लेटर वैदिक एज की। तो 1000 बीसी से लेके 500 बीसी तक का जो समय है, टाइम पीरियड है, उसको बोलते हैं लेटर वैदिक एज, मतलब उत्तर वैदिक काल। उसमें जो है 3 वेदों की रचना की गई है। अब हमने पहले बात की कि यहाँ पे वो लोग आए और सप्त सिंधु रीजन में जो है सेटल हो गए। उसके बाद जब उनको यहाँ के बारे में ज्ञान हो गया, पता लग गया, तो उन लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया, मूव करना शुरू किया हमारे भारत में। तो वो लोग जो हैं, क्या हुआ कि गंगा दोआब वाले रीजन में पहुंच गए और उन्होंने गंगा दोआब का जो प्लेन था उसको जो है लोहे की मदद से जो है साफ किया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ग्रेट डिवाइड लाइन कौन सी है वेदों के अंदर। तो अगर ग्रेट डिवाइड लाइन की बात करें तो 1000 बीसी को जो है ग्रेट डिवाइड लाइन माना जाता है वेदों के अंदर। क्यों? क्योंकि यहां पे डिस्कवरी हुई आयरन की। तो आयरन की जो डिस्कवरी थी, लोहे की जो खोज थी, उसको जो है वेदों के अंदर जो है ग्रेट डिवाइड लाइन माना जाता है। अब स्टूडेंट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है बात करेंगे एक एक करके वेदास की। तो सबसे पहला जो हमारा वेद डिस्कस होगा वो होगा ऋग्वेद, और उसके बाद हम बात करेंगे लेटर वैदिक एज की, जिसमें हमारे 3 वेद जो है लिखे गए हैं, सामवेद, यजुर्वेद। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।